जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो डिटेल में डिस्कशन करनी है वो रिलेटेड टू आईपी कंप्लेंट्स करनी है कि सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन अगर अकाउंट पर आ जाती है या रिसीव्ड आईपी कंप्लेन आ जाती है, इन दोनों को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। इसमें भी फर्दर टाइप्स होती हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, काउंटरफिट विदाउट टेस्ट बाय है। इन चारों वायलेशंस को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से रिमूव। जी, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक अकाउंट है जिसकी मैंने अकाउंट हेल्थ ये एक अकाउंट है जिसकी मैंने अकाउंट हेल्थ जो है वो आपको दिखाई है। परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ पर हम गए हैं, तो ये एक एक्टिव अकाउंट है, लेकिन इस पर आईपी कंप्लेन का इशू आया हुआ है। और इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए इस तरह की वायलेशंस को रिमूव करने के लिए, और ये कितने टाइप्स की वायलेशन हो सकती है, ये सारी डिटेल में आज हमने डिस्कस करनी है, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय, ये चारों को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर देखिए, रिसीव्ड आईपी कंप्लेन और सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन में मैं सबसे पहले आपको डिफरेंस बता दूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। जो सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन होती है उसका मतलब ये होता है कि ब्रांड ने डायरेक्ट आप बीइंग अ सेलर आपको जो है वो हाईलाइट करते हुए कंप्लेन लॉन्च नहीं की, बल्कि ओवरऑल एएसआईएन के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन लॉन्च की है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ब्रांड है XYZ और उस ब्रांड की कोई लिस्टिंग क्रिएट की हुई है जो कि ब्रांड की तरफ से नहीं है, या ऑथराइज्ड किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने या सप्लायर ने क्रिएट नहीं की हुई, और वो किसी ऐसे ही थर्ड पार्टी ने किसी ने क्रिएट कर दी है, तो ओवरऑल लिस्टिंग को जब वो ब्रांड रिपोर्ट करता है तो सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन सब अकाउंट्स पर आती है। जितने भी लोगों ने मी टू किया हुआ होता है उनके अकाउंट्स पर सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन आ जाती है। और जो रिसीव्ड आईपी कंप्लेन होती है वो स्पेसिफिक सेलर के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर आपको ये आईपी कंप्लेन अगर दिखाऊं, और अगर मैं आपको लिस्टिंग दिखाऊं प्रोडक्ट की जिस पर वॉयलेशन आई है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं। ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इस पर जो है वो आईपी कंप्लेन आई हुई है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सेलर है, एक मिनट, लोकेशन हम चेंज कर लें यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें मल्टीपल सेलर सेल अभी भी स्टिल कर रहे हैं, लेकिन अगर सस्पेक्टेड आईपी होती ना, ये पूरी लिस्टिंग ही रिमूव हो चुकी होती और ये लिस्टिंग हमें यहाँ पर शो ही ना हो रही होती। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिस्टिंग तो शो हो रही है प्रोडक्ट पे, और सेलर्स भी सेल आउट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रांड इटसेल्फ खुद भी यहाँ पर सेल आउट कर रहा है और एक सेलर ये सेल कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये ब्रांड खुद से भी सेल आउट कर रहा है इस प्रोडक्ट को। और अगर यहाँ पर देखें तो एक और सेलर सेल आउट कर रहा है। अब अगर यहाँ पर हम इस ब्रांड की परमिशन के बगैर हम भी इसको मी टू करके बैठ जाएंगे, अगर ये सेलर जो है या ये जो ब्रांड है ये सिर्फ हमें हाईलाइट करेगा बीइंग अ सेलर कि ये हमारी लिस्टिंग पे इलीगल आकर बैठा हुआ है, तो ये रिसीव्ड आईपी कंप्लेन है, मेरी परमिशन के बगैर मेरे राइट्स ऑफ ऑनर को यूज कर रहा है, तो वो रिसीव्ड आईपी कंप्लेन में आता है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर या किसी ने ऑथराइजेशन ली होती है ब्रांड से लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए, और वो बंदा बैठा हुआ होता है। और समटाइम ये होता है कि हम जब बीइंग अ सेलर जो है यहाँ पर सेल आउट करने के लिए बैठते हैं, तो फिर अमेजोन जो है, अमेजोन पे हमें कंप्लेन मिल जाती है कि भाई आपके अकाउंट पर जो है वो आईपी कंप्लेन आई है, क्योंकि वो उन्हें नहीं पता होता कि हम ऑथराइज्ड हैं और हम परमिशन के साथ यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कंप्लेन है, यहाँ पर रिसीव्ड आईपी कंप्लेन है, और लिस्टिंग इसमें अमेजोन ने रिमूव कर दी है। और यहाँ पर देखिए हाई रिपीट वायलेशन, यानी कि पहले भी कोई इनके अकाउंट पर वायलेशन आई थी और अब फिर दोबारा कोई वायलेशन आई है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट भी हाई हो गया है, और रिपीटेड वायलेशन है, यानी कि अब दूसरी दफा या अब तीसरी दफा जो है वो अकाउंट पर इस तरह की सेम वायलेशन जो है वो रिसीव हुई है आईपी कंप्लेन की।
अब यहाँ पर देखिए रीजन लिखी हुई है, काउंटर फेट विदाउट अ टेस्ट बाय। वो कहते हैं कि हो सकता है प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं वो इनऑथेंटिक है, ठीक है। तो यूजुअली जो रिसीव्ड आईपी कंप्लेन होती है उसमें दो तीन तरह के इशू होते हैं। यहाँ पर काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय लिखा हुआ आ रहा होता है, या फिर यहाँ पर लिखा आ रहा होता है ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट, ठीक है। यूजुअली ये तीन ही आ रहे होते हैं। या एक पैरेलल इंपोर्ट का आता है, वो यूके में आता है यूजुअली, ठीक है। तो वो पैरेलल इंपोर्ट जो है वो यूके की मार्केट में है, लेकिन यूएस में यूजुअली ये तीन ही आते हैं, और यूएई वगैरह में भी ये तीन ही ज्यादातर रिसीव होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो चारों हैं, जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, पैरेलल इम्पोर्टेंट, इसका क्या मतलब है, मतलब इसमें किस तरह से हैंडलिंग बाद में बताती हूँ, पहले हम देखते हैं कि होते क्या है। अब आईपी कंप्लेन का मतलब ये है कि आप किसी ब्रांड अप्रूवल के बगैर किसी भी ब्रांड या सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथराइजेशन के बगैर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो उस टाइम पे कंप्लेन बेसिकली, अगर काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय आती है तो इसका मतलब है कि ब्रांड कह रहा है कि हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये इनऑथेंटिक है, ठीक है। तो काउंटरफेट का मतलब भी इनऑथेंटिसिटी में ही आता है। कॉपीराइट यूजुअली बुक्स में आता है, और जो हम बुक्स सेलिंग या वीडियो गेम्स या सॉन्ग्स या मूवी वीडियो, इस तरह की जो चीजें हम डिजिटल प्रोडक्ट्स जो ज्यादातर सेल कर रहे होते हैं, उसमें ज्यादातर कॉपी राइट का इशू आ रहा होता है कि आप जो है वो उसी टाइप की प्रोडक्ट जो है वो वहां पर मार्केट में सेल कर रहे होते हो कॉपी करके। तो ओरिजिनल वर्क की बजाय आप कॉपी प्रोडक्ट अगर सेल आउट कर रहे हो, तो अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो फिर आप जो है वो कॉपीराइट में आ जाते हो। यूएई में जो है वो जो कॉपी राइट की रजिस्ट्रेशन है वो अवेलेबल है। आप क्रिएटर्स जितने भी हैं वो सारे अपनी कॉपीराइट करवा लेते हैं रजिस्ट्रेशन उसकी। और उसके बाद जो है अगर कोई पर्सन जो है वो अनऑथराइज्ड उसकी कॉपी क्रिएट करता है और आपके ओरिजिनल वर्क को यूज करके अनऑथराइज्ड उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर उसको सेल करता है, तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो उसमें यूजुअली यही होता है कि कॉपीराइट की कंप्लेन आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि पिन जोन एक ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है। अगर आप इसी तरह की प्रोडक्ट बनाकर इसी ब्रांड के नाम के साथ अगर बेचना शुरू कर दो तो वो कॉपी राइटेड। अगर इमेज की एग्जांपल लें तो अगर आप सेम इमेज आप यूज करोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा इसके ऊपर। लेकिन यूजुअली डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये चीज आती है, तो इसलिए मैंने आपको ज्यादातर बुक्स और उससे चीजों से समझा दिया कॉपीराइट का इशू। इसके बाद ट्रेडमार्क आ जाता है। ज्यादातर जो है यूएस में ट्रेडमार्क का इशू आता है, और समटाइम इस तरह से होता है कि फ्लिप करके जब बिजनेस हम काम कर रहे होते हैं, जैसे अगर यूके में सेलिंग कर रहे हैं, एक ट्रेडमार्क हमने रजिस्टर कराया हुआ है, और हम सेम ब्रांड और सेम ट्रेडमार्क की प्रोडक्ट को अगर यूएस में भी ग्लोबली सेल करना चाहते हैं, तो मोस्टली इस तरह के इशू मैंने रेज होते हुए देखे हैं कि यूएस में ऑलरेडी वो किसी ना किसी क्लास में जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, जिसकी वजह से आपको कंप्लेन मिल जाती है। वो ट्रेडमार्क ऑनर जो होते हैं वो कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं, हालांकि आपका सेम ब्रांड यूके में रजिस्टर्ड होता है, लेकिन फिर जब आप लॉन्चिंग यूएस में कर रहे होते हो तो आपने देखा नहीं होता, तो वो सेम उसी टाइप का ट्रेडमार्क का क्लैश हो जाता है। फिर अमेजोन ये देखता है कि दोनों में से ट्रेडमार्क पहले किसका रजिस्टर हुआ है, फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है आपके पास। तो ट्रेडमार्क बेसिकली एक वर्ड है, सैम्बल है, ये डिजाइन है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसी भी लोगो का या डिजाइन का, जिससे आपकी गुड्स या सर्विसेज आइडेंटिफाई होती हैं और आप दूसरी कंपनी से डिस्टिंग्विश करते हो, अलग अपने आप को शो करते हो। तो ट्रेडमार्क को चेक करने के लिए USPTO.gov के नाम से एक वेबसाइट है, वहां से आप जो है वो ट्रेडमार्क को चेक कर सकते हो यूएस की मार्केट के लिए। और यूएई के लिए आप यहाँ पर ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी इन यूएई है, इसको आप सर्च कर सकते हो। इसी तरह से यूके में भी आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हो, वो उनकी वेबसाइट्स है ऑफिशियल्स, वहां से आप जाकर जो है वो चेक कर सकते हो। सो अगर यहाँ पर ट्रेडमार्क का इस तरह से इशू आ जाता है, समटाइम ये भी होता है कि क्लास डिफरेंट होती है लेकिन ट्रेडमार्क दोनों का एक जैसा ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर पिन जोन की एग्जांपल ही लें, यहाँ पर दिया होगा कि अगर पिन जोन इस तरह से इन्होंने रजिस्टर कराया हुआ है, और ये इन्होंने डिफरेंट क्योंकि क्लासेस होती हैं, ये आप उस पे देखोगे यूएसपीटीओ पर तो आपको वहां से समझ आ जाएगी कि हर क्लास में अलग अलग, यानी कि कैटेगरी होती है अलग अलग, कि आपने किस कैटेगरी में उसको रजिस्टर करवाना है। तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो
आपने रजिस्टर फॉर एग्जांपल क्लास ए में करवाया हुआ है और किसी ने क्लास बी में करवाया हुआ है, तो जब अमेजोन पर सेलिंग वो शुरू करते हैं तो फिर वो आपने देखना होता है कि आपकी क्लासेस डिफरेंट तो नहीं है। वो सारी चीजें uspto.gov की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। मैं एक दफा वेबसाइट का जो ओवरव्यू है वो आपको दिखा देती हूँ यूएसपीटीओ का, ताकि आप जब उसको ओपन करें तो आपको पता हो ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से जाके आप इनके ट्रेडमार्क्स और सारी चीजों को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पेटेंट को भी देख सकते हैं, ट्रेडमार्क को भी देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें फर्दर आपको बताती चलूं कि ये ट्रेडमार्क्स हो गया। अब ट्रेडमार्क में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, अगर दोनों की क्लासेस भी सेम है और ट्रेडमार्क भी सेम आपने इस्तेमाल कर ली है, तो फिर अमेजोन ये देखता है कि दोनों यूजुअली बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। समटाइम ये होता है कि एक किसी ने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है और वो वर्ड आपने अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल कर लिया, तो वो भी कंप्लेन लॉन्च हो जाती है। तो वो बेसिकली इसकी इसके खिलाफ भी जो है वो चली जाती है। तो इसमें ज्यादातर जो है लिस्टिंग वाले केस में तो आपको लिस्टिंग सिर्फ अपडेट करनी होती है, डिस्क्रिप्शन तो वो आईपी कंप्लेन आपके अकाउंट से जो है वो रिमूव हो जाती है। और अगर इन केस जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और किसी और ने बाद में अप्लाई किया है, तो जिसने पहले अप्लाई किया होगा वही विन करेगा इसमें केस, दूसरा पर्सन विन नहीं कर सकता। एक दफा इसी टाइप का केस हुआ था कि पहले जो है वो ब्रांड जो है वो उसकी प्रोडक्ट वगैरह सारी तैयार करवा ली, ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया। फिर एक और आया, उसने जो है वो जेनेरिक के साथ उस प्रोडक्ट को सेल आउट किया और उसने भी ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ था। फिर उसने कंप्लेन लॉन्च की। फिर उसमें ये हुआ कि हमने जब सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि उन्होंने बाद में अप्लाई किया। बस उसी चीज की बिहाफ पर अमेजोन ने हमारी लिस्टिंग को एक्टिव कर दिया, उसकी लिस्टिंग को रिमूव कर दिया। तो इस तरह से भी हो जाता है। अच्छा, अब ये सारी जो डिटेल है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं डिटेल में। इसके बाद पेटेंट है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी नई इनोवेशन अगर हुई हो और मतलब जितनी भी इनोवेशन है और जो चीजें हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पर उसके हिसाब से आपने पेटेंट रजिस्टर कराना होता है। कि फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर पेटेंट जो है वो लीगल है और इन्वेंशन को आप जो है वो कुछ ईयर्स के लिए आप होल्ड करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं अक्सर देती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर पाकिस्तान में जैसे डेवो की सर्विस आई थी तो काफी अरसा उसका कोई कंपेटिटर नहीं था, क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट था। तो ये बस सिर्फ एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ रिलेट करने के लिए कि इस तरह से पेटेंट होता है कि अगर कोई एक नई इन्वेंशन की है, आप उसको कस्टमाइज करके उसको पेटेंट करवा लो तो कोई और पर्सन उतने टाइम पीरियड के लिए उसी तरह की प्रोडक्ट बनाकर सेल नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली पेटेंट होता है। और जो पैरेलल इंपोर्ट होता है, पैरेलल इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि एक कंट्री से प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में अलाउ नहीं होते सेल आउट करना। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि एक ब्रांड है बहुत बड़ा, गोरिल्ला के नाम से है, ये यूएचयू ग्लूज और टेप्स वगैरह का है। तो ये यूएस बेस्ड है, तो इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सोर्सिंग यूके में करके हम नहीं सेल आउट कर सकते। अगर करते हैं तो पैरेलल इंपोर्ट का इशू आ जाता है। फिर वो आपकी सोर्सिंग देखते हैं कि कहाँ से आपने ली है, फिर उसकी देखते हैं कि राइट्स ऑफ ओनर की कॉन्सेंट आपके पास है या नहीं है। वो सारी चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ कि जैसे अगर काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय है, अब अगर तो आपके पास एग्जैक्ट मतलब ब्रांड से आपने अगर प्रोडक्ट नहीं ली फॉर एग्जांपल, या अगर ब्रांड से आपने प्रोडक्ट लिए, दो अलग अलग सिनेरियो है। अगर आपने ब्रांड से प्रोडक्ट ली है तो फिर तो आप सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर सबमिट कराओगे तो ये वॉयलेशन रिमूव हो जाएगी। रिसीव्ड आईपी कंप्लेन की बात कर रही हूँ। और अगर आप समझ लो कि आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी और ऑथराइज्ड सेलर से ली है, तब भी ये होता है कि ब्रांड ने कंप्लेन की होती है, लेकिन ब्रांड को ये नहीं पता होता कि हमने, वो सिर्फ चेक करना चाह रहा होता है कि ऑथराइज्ड चैनल या सप्लाई चेन हमने यूज किया हुआ है या नहीं। अगर वो ओके हो जाता है तो ये रिमूव हो जाती है। और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन और चीजें नहीं है तो ये आईपी कंप्लेन डायरेक्टली रिमूव नहीं हो सकती। और
इसके लिए हमें 180 डेज इंतजार करना पड़ता है, और 180 डेज के बाद ये ऑटोमेटिक अकाउंट की हेल्थ से रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर इन केस कि हम रिट्रैक्शन की तरफ जाना चाहें तो फिर हमें रिट्रैक्ट करना पड़ता है, ईमेल करनी पड़ती है ब्रांड को, और कांटेक्ट करना पड़ता है कि हमसे जो है वो मिस्टेक हुई है, हमने फलां जगह से प्रोडक्ट खरीदी है। और इसमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं हम। अब ये है कि एक कंप्लेन आई है, ठीक है, और यहाँ पर amazon ने इनसे इनवॉइसेस और सारी चीजें जो है वो डिमांड कर ली है। नहीं, ये प्रोडक्ट कोई और है, ये कोई और नोटिफिकेशन है, क्योंकि दो तरह की इस पर आई है, कंप्लेन्स आई हैं। हाँ, ये अनएड्रेस्ड पॉलिसी वायलेशन में आ रही है कि इसको एड्रेस करें, ठीक है। तो इसमें जो कंप्लेन आई है उसकी भी ईमेल आई होगी इन्हें, लेकिन वो हो सकता है ईमेल में ही इन्हें मेल आई हो। देख लेते हैं एक दफा। ये रही, ठीक है। तो ये राइट्स ऑफ ऑनर है, इस ईमेल के थ्रू उन्होंने कंप्लेन की है। अब इस ईमेल पे कांटेक्ट करके हम रिट्रैक्शन करवा सकते हैं, अगर हमारे पास डायरेक्ट इसकी कोई मतलब नहीं है। ये ट्रेडमार्क उनका असर्टेड है, और ये कंप्लेन आईडी है, उन्होंने कहा है कि काउंटरफेट प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं। ये ASIN है। अगर तो हमारे पास लिजिट डॉक्यूमेंट है तो हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करवा कर सकते हैं, अगर लिजिट डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर रिट्रैक्शन इसका सिर्फ एक वाहिद सोल्यूशन है। और अगर रिट्रैक्शन में आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर 180 डेज के बाद ऑटोमेटिक ये वायलेशन अकाउंट की हेल्थ से रिमूव हो जाती है। अच्छा, अब जो सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन है उसको भी देख लेते हैं। जो सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन है उसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है वो ये होता है कि ओवरऑल ASIN ही लिस्टिंग का रिमूव हो चुका होता है। और मतलब आप जो है वो यूं समझ लें कि जब ASIN ही नहीं है, आप सेलर ही खत्म हो गए उस प्रोडक्ट के, तो आपके पास अगर लीजिड इनवॉइस भी है तो आप वो अगर सबमिट करवाते हो डायरेक्ट ब्रांड की अगर आपके पास है, तो फिर आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर की है और अगर आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है, क्योंकि वो ASIN ही खत्म हो चुका होता है, वो रिकवर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो लिस्टिंग ही अमेजोन के पूरे उससे प्लेटफॉर्म से ही रिमूव हो चुकी होती है। सिर्फ ये होता है कि वॉयलेशन अकाउंट से रिमूव हो जाती है, लेकिन वो ASIN दोबारा से रीगेन नहीं हो सकता। और उसमें इन अदर केस के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है और आपको सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन आई है तो बस फिर आप इसको रहने दें, इसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन की वजह से, वॉयलेशन की वजह से। इसमें मैंने लोगों की 50-50 आईपी वॉयलेशन सस्पेक्टेड भी आई हुई देखी है, लेकिन अकाउंट उनका सही चल रहा होता है। तो जो सस्पेक्टेड आईपी वॉयलेशंस हैं इसमें 180 डेज के बाद ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाता है। लेकिन जो रिसीव्ड आईपी कंप्लेन्स है इसमें अगर ज्यादा दफा मल्टीपल वायलेशंस आए तो उसका हाई इम्पैक्ट होता है अकाउंट पर। जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉलिसी कंप्लायंस है वो एट रिस्क है, और अकाउंट हेल्थ इनकी काफी कम हो गई है। 200 इसका स्कोर होना चाहिए, और इनका जो स्कोर है वो 160 आ रहा है, यानी कि कभी भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल वायलेशंस आ रही है अकाउंट पे। ऑथेंटिसिटी की भी आई है और आईपी कंप्लेन की भी आई है। अच्छा, अब आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको ना रिट्रैक्शन ईमेल और इसके अलावा जो प्लान ऑफ एक्शन है आईपी कंप्लेंट्स का रिगार्डिंग कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे वो एक ही प्लान ऑफ एक्शन में लिखे हुए अलग अलग हेडिंग्स देकर। तो वो मैं आपके साथ फोल्डर शेयर करती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर। जी, मैंने प्लान ऑफ एक्शन शेयर कर दी है आपके साथ डिटेल में, उसमें रिट्रैक्शन ईमेल भी है, और जो जितनी भी हमने वायलेशंस अभी डिस्कस की हैं उनकी डिटेल जो है वो डिस्कशन इसमें मौजूद है। ठीक है, अभी इसमें ये है कि इन दोनों वायलेशंस में से ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो रिसीव्ड आईपी कंप्लेन है। अगर लिजिट डॉक्यूमेंट है तो ये आपकी क्विकली रिजॉल्व हो जाती है, अदरवाइज रिट्रैक्शन जो है वही सबसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है इस अकाउंट को या इस वायलेशन को रिमूव करने के लिए। तो बाकी जो है वो जो रिसीव्ड आईपी कंप्लेंट्स होती है जिसमें पैरेलल इंपोर्ट का स्पेशली जो केस होता है
उसमें फिर आपके पास इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मौजूद है, और इनवॉइसेस, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ये सारी चीजें अगर आपके पास मौजूद है, तो इसकी भी रीइंस्टेटमेंट पॉसिबल हो जाती है। जो पैरेलल इंपोर्ट की होती है उसमें फिर आप बताते हो कि आपकी एक्चुअल सोर्सिंग है कहाँ से, क्योंकि पैरेलल इंपोर्ट के केसेस में ज्यादातर जो इशू होता है वो यही होता है कि आप इंपोर्ट जो है वो परमिशन के बगैर कर रहे होते हो, और इंपोर्ट पे जो है वो पाबंदी होती है। जितनी भी जेन्युइन प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री से बगैर परमिशन के, राइट्स ऑफ ऑनर के नहीं आप कर सकते। अगर राइट्स ऑफ ऑनर की आपके पास है तो फिर तो आपका हो जाएगा ये इशू रिजॉल्व। या फिर जिस सप्लायर से, फॉर एग्जांपल यूके में आपने एबीसी सप्लायर से आपने प्रोडक्ट वो वाली सोर्स की है, और उस एबीसी सप्लायर के पास अगर ऑथेंटिक परमिशन लेटर है कि वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकता है किसी और कंट्री से यूके में, और फिर वो आपको अगर बेच रहा है, तो फिर भी आपकी ये वाली जो वॉयलेशन है ये रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर उस पर्सन से जिससे आपने खरीदी है उसके पास अगर ये परमिशन लेटर नहीं है, और वो किसी भी XYZ जगह से उसे सोर्स कर रहा है बगैर परमिशन के, तो उस टाइम पर फिर ये वाली वॉयलेशन रिमूव करवाना मुश्किल हो जाती है। अब आपके जो भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो आप पूछ लें। बाकी जो कल की क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हम जो LSR, प्री फुलफिलमेंट और वैलिड ट्रैकिंग, इसको कल हमने डिस्कस करना है, और इसको डिटेल में कल हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं